हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से कर रहे पा रहे होंगे। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो फिजिकल है वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि अभी मई मंथ चलेगा और 2 जून तक आपके फिजिकल चलेंगे। ठीक है। तो जिनका फिजिकल बचा है बड़े अच्छे से फिजिकल कीजिए। आसान नहीं है। 6.5 मिनट में 1600 मीटर। हम बात करेंगे आज आपसे बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। स्ट्रेटेजी रहेगी आपके रिटन एग्जाम से रिलेटेड। जिन साथियों का फिजिकल क्वालिफाई हो गया है, अब उनके सामने एक बड़ा टास्क ये है कि आप कैसे भी करके रिटन एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया जाए और उसके बाद आप लोग टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक है। हालांकि टाइपिंग ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के बाद एग्जाम दोगे फिर उसके बाद टाइपिंग करोगे, क्योंकि उस वक्त आपको समय उतना नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे हैं आपको टाइपिंग अभी से करनी पड़ेगी। टाइपिंग के लिए सुबह शाम का वक्त निकाल लीजिए। 1 घंटा जिसकी टाइपिंग आ रही है 30 35 40 वर्ड आराम से आधा घंटा कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। 1 घंटा आधा घंटा कर सकते हो, लेकिन जिसकी टाइपिंग कम आ रही है वो अभी से लग जाइए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है। सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए टाइपिंग की भी। हम बात करेंगे आज हम लोग किसके बारे में भाई? रिटन एग्जाम के बारे में। ऑलमोस्ट यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, 90 डेज 90 मार्क्स, ये क्या मतलब है? 90 डेज बचे हैं आपके पास क्या? जी हाँ। मैं एक मोटा मोटा अनुमान लगाकर कह सकता हूँ कि हाँ, आपका जो एग्जामिनेशन है, आपका जो एग्जाम है वो ना तो जून में हो रहा है और ना ही जुलाई में होगा। जुलाई में हुआ तो लास्ट में हो सकता है, अन्यथा ये एग्जाम अब आपका मिड अगस्त में खिंच जाएगा पक्का, और डेफिनेटली ये खिंचने वाला है। क्यों खिंचने वाला है? इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। सबसे पहला रीजन तो अभी आपको 2 जून तक तो आपका फिजिकल ही चलेगा। और अभी दूसरी चीज ये है कि कोई भी एजेंसी अभी हायर नहीं कर पाया है बीएसएफ रिटन एग्जाम कराने के लिए, सीबीटी एग्जाम कराने के लिए। ठीक है। तो ये अभी प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस चलेगा। बीएसएफ फिर अपना जून में अपना डेटा देगा, जितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई किए उन सब का डेटा एजेंसी को देगा। एजेंसी फिर उसको एक सिस्टमेटिक वे में लगाएगा और पेपर का पैटर्न वगैरह जो भी होता है वो तैयार करेगा। हालांकि बीएसएफ ही पेपर का पैटर्न देगा उनको, बट एजेंसी बस उसको कंडक्ट कराएगा एग्जामिनेशन को। बट सिटिंग प्लान बनाना, तैयार करना, इसमें ऑलमोस्ट 1 मंथ लग सकता है। तो जुलाई में मोस्टली चांसेस है कि आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है। अगर मान लीजिए हो भी गया तो लास्ट में होगा, स्टार्टिंग में तो नहीं होने वाला। ठीक है। हम बात करें अगस्त मंथ में आपका एग्जाम होगा। आज क्या है? आज है आपकी 8 मई, और 8 मई से लेकर जून जुलाई और अगस्त, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं 8 अगस्त या 10 अगस्त तक की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है 90 डेज 90 मार्क्स। अब आपको कैसे 90 डेज 90 मार्क्स गेन करने हैं, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूं। यहां पर बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने लिखी भी हैं। सबसे पहली चीज यहां पर मैं, ये मेरा अनुमान है, आपका अनुमान कुछ और हो सकता है। आप बता दीजिए भैया आपका अनुमान क्या कह रहा है कि एग्जाम जो है किस डेट को होगा, या आपको अगर एग्जैक्ट पता है तो। ठीक है। ये अगस्त में एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे यहां पर। ठीक है। ये अनुमानित है, याद रखना। ये कोई मैं मतलब भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, बट अनुमानित है। हम लोग एक स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे अब से, यानी कि 10 तारीख से, 10 मई से, आज है 8 मई। हम लोग 1 2 दिन में अपना प्लान बना लीजिए भाई। आप लोग अगर अभी तैयारी नहीं की है स्टार्ट, तो कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी यहाँ पर, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप लोगों को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है। 90 डेज 90 मार्क्स यहाँ पर। और आप सभी को ये पैटर्न पता है, आपके 5 सेक्शन आ रहे हैं, पांचों सेक्शन में आपके 20-20 नंबर के आ रहे हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं। 100 मार्क्स मिलेंगे देखने को, 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और 100 मिनट ही आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कैलोरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर। यहाँ पर अब बात करेंगे हम लोग कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहली चीज, आपको ऑफिशियल सिलेबस देखना है। हालांकि उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने तैयारी शुरू कर दी होगी, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जो कि अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर चुके होंगे। यहां पर जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीरियस नहीं हो इस पोस्ट के लिए तो भाई मेरे अब सीरियस हो जाओ, अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है या होने वाला है तो। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बढ़िया पोस्ट है, बहुत गोल्डन चांस है। आप लोग सीरियस हो जाइए अगर आपको ये जॉब चाहिए ही चाहिए तो। ठीक है। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस ये रहा, हिंदी का सिलेबस ये रहा। मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा ये वाला सिलेबस। इसी में से मैंने ये कुछ पॉइंट निकाले हैं जहां से पीवाईक्यूज बने हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बना है आपका, ये टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ लिखे हैं। और मोस्टली चांसेस है कि इस बार भी आपका यहीं से, मतलब क्या है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक आध ही टॉपिक छोड़ा होगा यहाँ पर, वरना ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं। और सबसे इजी टॉपिक कौन से हैं जिसमें आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पर है। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में आप देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको स्पेलिंग चेकिंग आना चाहिए।
पता होनी चाहिए। अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वो गलत है या सही है ये पता होना चाहिए। एटलीस्ट एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, एक प्रश्न आपको सिनोनिम से देखने को मिलेगा, एक प्रश्न आपको एंटोनिम से देखने को मिल सकता है, और अगला प्रश्न आपको होमोनिम से देखने को मिल सकता है। तो मतलब क्या है, यहाँ से एक एक दो दो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हो सकता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के दो दो या एक एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट रहेगा एरर फाइंडिंग आनी चाहिए आपको। मतलब क्या है, ये अपने आप में एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल एरर की बात कर रहे हैं। अगर ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना आ रहा है आपको, तो यहाँ पर आपको बहुत एक कह सकते हैं एडवांटेज मिल जाएगा आपको यहाँ पर इंग्लिश में। उसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस आपको आने चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन आपको पता होना चाहिए। हालांकि वो दे देंगे आपके लिए, एक पैसेज दे देंगे, उसी में से क्वेश्चंस को हो सकता है 2 या 3 प्रश्न या 4 हो सकते हैं प्रश्न। एक्टिव पैसिव वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये आपको आना चाहिए। अगर आपने लैंग्वेज में इंग्लिश चुना है तो आपको पता है 20 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज से आने हैं, या तो हिंदी चूज कीजिए या इंग्लिश चूज कीजिए। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो ये टॉपिक को आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट रहेगा आपका हिंदी। मोस्टली कैंडिडेट जो है आपके कौन से हैं भाई मेरे, ये हिंदी कह सकते हैं मीडियम वाले हैं। यहाँ पर हिंदी मीडियम में बेसिक आप स्टार्ट करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, हिंदी भाषा का विकास क्रम, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। बट मोस्टली चांसेस है कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, मोस्टली चांसेस हैं, हो सकता है आ जाए, सिलेबस का तो पार्ट है, हो सकता है आ जाए। लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पर वो पॉइंट्स आपके लिए लेकर आया हूं जहां से प्रश्न बना है और बनने के चांसेस भी रहेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका वर्णमाला। वर्णमाला को आप लोग घोट कर पी जाइए, यहाँ से एटलीस्ट 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, जरूर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा पॉइंट रहेगा सर्वनाम। हालांकि संज्ञा वाला टॉपिक नहीं दिया, लेकिन सर्वनाम से पूछा जा सकता है। यहाँ पर सर्वनाम क्या है, उसके भेद क्या है, क्या किसको कहते हैं सर्वनाम, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। लिंग वचन कारक, एटलीस्ट एक एक प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेगा। क्रिया विशेषण से एक एक प्रश्न पहले भी देखने को मिला है, फिर देखने को मिलेगा। कालवाच्य, यहां से भी एक एक प्रश्न देखने को मिला है। यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय से डेफिनेटली 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। संधि से संबंध, संधि और समास से रिलेटेड आपको कम से कम बताना, दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपको 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तत्सम तद्भव से एटलीस्ट एक प्रश्न आपको जब अवश्य देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। रस छंद अलंकार डेफिनेटली, हालांकि पिछली बार शायद बना था इसमें एक, आई थिंक जो सेट हुआ था, एक सेट में नहीं आया था, वरना सभी सेट में आपको अलंकार से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिला था। विलोम पर्यायवाची, बहुत इजी टॉपिक है ये, आराम से कर पाओगे। विलोम शब्द क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, मुहावरे क्या होता है, लोकोक्तियां क्या होता है, यहाँ से हर टॉपिक से, विलोम से, पर्यायवाची से, मुहावरे से, लोकोक्ति से एटलीस्ट एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। मतलब 2 से 3 से 4 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएंगे आपके लिए। यहाँ पर आगे बात करेंगे प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, यहाँ से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड आपको सवाल बन जाएगा, यहाँ पर डेफिनेटली बनेगा। अपठित बोध से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको पैराग्राफ दे देगा, क्वेश्चंस पूछ लेगा वहीं से। ये सबसे ज्यादा इजी पार्ट रहता है आपका अपठित बोध। तो हिंदी में कुल मिलाकर आप लोग क्या कर सकते हो भाई मेरे, 20 क्वेश्चन की आपकी हिंदी आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे। आप आराम से किसी भी कंडीशन में अगर ये वाले टॉपिक कवर कर लिए ना, तो भाई मेरे आराम से 17-18 प्रश्न आप आराम से कर पाओगे। 18 से 17 प्रश्न आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर ये वही सिलेबस रहेगा आपका इंग्लिश का। उसके बाद आप बात करेंगे रीजनिंग का। रीजनिंग का मैंने अलग से इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रीजनिंग ना केवल रीजनिंग में आएगा, बल्कि आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड में भी ये चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे पहले देखा गया है वैसे अगर उस हिसाब से पेपर आता है तो। मतलब क्या है, क्लरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप रीजनिंग को ही अच्छे से कवर करके ले जाते हो, अच्छे से रीजनिंग की प्रैक्टिस करके ले जाते हो, तो आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने को मिल सकता है, बट लेवल थोड़ा सा इजी रहेगा उसका। क्लरिकल एप्टीट्यूड में कुछ चीजें हैं जो अलग से आपसे पूछ ली जाएंगी, जैसे आपके कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसी, इनको मैच करने के लिए बोल देगा आपसे। करेंसी पूछ लेगा, इस देश की करेंसी ये है तो दूसरे देश की करेंसी क्या है, ठीक है। जैसे किसी कंट्री का नाम दे देगा इस ये, और उसके कॉन्टिनेंट का नाम दे देगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पिछली बार देखने को मिले थे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्लरिकल एप्टीट्यूड कह सकते हैं बहुत ज्यादा इजीएस्ट पार्ट है इस कह सकते हैं एग्जाम का। 20 में से आप आराम से 19-20 आराम से गेन कर सकते हो थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद। लेकिन पूरा का पूरा क्लरिकल एप्टीट्यूड जो है, मोस्टली पार्ट जो है इसका रीजनिंग पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि रीजनिंग को अच्छे से कवर करके जाइए। एटलीस्ट कम से कम 35 क्वेश्चन आपके दोनों सेक्शन में सही होने चाहिए 40 में से। रीजनिंग और क्लरिकल एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, दोनों के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 35 से कम नहीं आने चाहिए। जैसा पिछली बार पेपर आया था उस हिसाब से कह रहा हूं मैं। और 35 से कम आएंगे या चलो 34 चल जाएंगे, 33 चल जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा कम आएंगे तो दिक्कत आनी तय है, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में। देखो भाई मेरे, कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमने पहले प्रश्न देखे हैं, आपसे पूछा गया है कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में,
क्या हिस्ट्री रही है, कौन इसका आविष्कार रहा है, किसने किसका आविष्कार किया, कंप्यूटर से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इनसे रिलेटेड सवाल बने हैं, अभी भी बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे आपसे सवाल। दूसरा रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जनरेशन कौन सी चल रही है, अभी कौन सी चल रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अभी फिफ्थ चल रही है, तो उस हिसाब से क्या क्या चेंजेस देखने को मिले कंप्यूटर्स में, फर्स्ट जनरेशन में क्या चेंज था, कब से कब तक इसका टाइम पीरियड रहा, और उसमें सेकंड जनरेशन में क्या चेंज हुआ, आखिर क्यों उसको सेकंड जनरेशन बोला गया। तो उस टाइप के सवाल कंसेप्ट से यहाँ से बन सकते हैं और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी बन सकती है यहाँ से। उसके बाद टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, मिनी कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स के टाइप होते हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए, और किस आधार पर उनको अलग अलग डिफाइन किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर प्रेजेंट में कौन है ये भी पूछा जा सकता है ना, और भारत का पहला कौन सा था, दुनिया का कौन सा सुपर कंप्यूटर था, इस तरीके से भारत में पहली बार कहाँ पर स्टैब्लिश किया। तो मतलब कुल मिलाकर ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। थोड़ा सा कंसेप्ट भी याद रखना कि हाँ इस आधार पे हमने इसको कंप्यूटर को डिफाइन किया है और सेपरेट किया है, फर्स्ट जनरेशन को सेकंड जनरेशन से, और सेकंड जनरेशन को थर्ड जनरेशन से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फिफ्थ से, इस तरीके से। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के टाइप्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहां से एटलीस्ट 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लैन, वैन, मैन, एरिया, ब्लूटूथ, है ना, इस तरीके से जो कह सकते हैं ये इंटरनेट के टाइप्स होते हैं और इंटरनेट का कम्युनिकेशन का एक साधन होते हैं ये सारी चीज़ें। एमएस ऑफिस आपको पता होना चाहिए, एमएस ऑफिस अपने आप में बड़ा होता है, इसमें एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एमएस वर्ड भी है यहाँ पर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पेशली एक्सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग के दौरान जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक्सेल से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें कवर अप कराई जाएंगी, बताई जाएंगी, आपको काम भी एक्सेल पे ही करना पड़ेगा वहाँ पर, सैलरी स्लिप बनाना, है ना, आप अपॉइंट कह सकते हैं, सैलरी स्लिप बनाना, उसके पीएफ एसआई वगैरह का हिसाब किताब रखना। नॉर्मली देखा जाए तो आपका काम एक बाबू की तरह है, वहां पर बैठोगे, क्लर्क का काम करोगे आप लोग, तो उस काम को आप लोग एक्सेल पर करोगे, तो एक्सेल से रिलेटेड डेफिनेटली सवाल बनेगा ही बनेगा, अच्छे से करके जाना, अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। उसके बाद कम्युनिकेशन का साधन क्या क्या हो सकता है उससे आपको पता होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और शॉर्टकट की यहाँ से कम बता रहे हैं, 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट 2 से प्रश्न, 2 या 2 से ज्यादा भी आपको देखने को मिल सकते हैं, 2 तो आपको शॉर्टकट की देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपका किसका रहेगा, कंप्यूटर का पार्ट रहेगा। अगला पार्ट रहेगा आपका मैथमेटिक्स का। देखो भाई मैथमेटिक्स में ये टॉपिक है, ये वही टॉपिक है, वहां से उठा के मैंने इसको इधर रख लिया है, बट आपको करना क्या है, एक चीज मैं बताऊंगा आपको बस, जो हालांकि मैं पहले भी बताया था आपको, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो ना उस चीज को। करना क्या है आपको, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, नंबर सिस्टम के जो भी फॉर्मूले हैं उनको याद कर रख लीजिए, एलजेब्रा से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं, जियोमेट्री से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं, ट्रिक हैं जो भी है, मेंसुरेशन से रिलेटेड और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, इन सब को आपको करना क्या है, इनके अलग अलग फॉर्मूलेज आप एक पेज पर, एक सीट पर लिख लीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपसे सवाल पूछा जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपसे सवाल मिलेगा। देख लेना आप लोग, मतलब कि आपको बस फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर पाओगे, इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना कि पेपर पिछली बार की तरह इजी पेपर आएगा, इजी पेपर आने के अब चांसेस नहीं है, इजी टू मॉडरेट हम लोग कह सकते हैं आ सकता है इस लेवल का पेपर। समझ में आ गया होगा। मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, जो मैंने सर्कल बनाया है इनके सब के फॉर्मूले लिख लीजिए, जितने भी फॉर्मूले हैं इन सब के, पांचों इनके फॉर्मूले लिखने के बाद आप अपनी सीट तैयार कर लीजिए, जहां आप स्टडी कर रहे हो वहां पर रखिए, बार बार उसको रिवाइज करिए। मतलब क्या है, फिंगर टिप्स पर आपको वो फॉर्मूलेज याद होने चाहिए हर हाल में। ठीक है, स्टैटिकल चार्ट से रिलेटेड आपसे इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसकी भी प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आपको कवर अप हो जाएंगी यहाँ पर। इसके बाद जैसे ही आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप हो जाता है, ये वाला जो आपका सिलेबस है ये कवर हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर करना ये है, सिलेबस कवर करने के बाद आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं यहाँ पर, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट लगा देने हैं। यकीन मानिए सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पूछा है कभी भी, और ना ही कभी पूछेगा, सिलेबस के अंदर ही सारी चीजें आएंगी आपके आपके एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो साथ में, एटलीस्ट अभी से कम वीक में एक मॉक टेस्ट ऐसा लगाइए जो सीरियस होकर लगाएं आप, चाहे वो संडे का दिन हो, मंडे का दिन हो, एटलीस्ट कम से कम, मैं तो बोल रहा हूं कम से कम एक लगाइए, नहीं तो अभी फिलहाल 2 लगा लीजिए। मई और जून मंथ में आप 2 मॉक टेस्ट लगाइए हर वीक में, ये मेरी पर्सनल राय है। आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मॉक टेस्ट जितने ज्यादा लगा सकते हो आप उतने लगाइए, फिर आप चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो, सब्जेक्ट वाइज हो, या फुल मॉक टेस्ट हो, किसी भी तरीके से कैसे भी लगाइए, लेकिन फुल मॉक टेस्ट लगाइए।
सेक्शनल टेस्ट लगाइए, मतलब लगाइए टेस्ट आप। और टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल टेस्ट लगाए जा रहे हो, उसके अंदर होने वाली जो आपकी कमियां हैं, जो गलतियां हो रही हैं, उनको एनालिसिस करना है। और एनालिसिस करने के बाद उसी टॉपिक को फिर से रिवाइज करके फिर मॉक टेस्ट फिर लगाना है, ताकि आने वाले समय में इस टाइप से या इस टॉपिक से सवाल कोई बनता है तो फिर वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप धीरे धीरे सुधार कर पाओगे। इसीलिए मैंने बोला है आपसे कम से कम 2 से 2.5 से 3 महीने का समय है आपके पास। आप आराम से बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस को 2 महीने में या 1.5 महीने में कवर अप करने के बाद मॉक टेस्ट लगा देना, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप, अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। और ये मत सोचना, हालांकि कट ऑफ पर डिपेंड तो मतलब निर्भर तो है इस चीज़ का कि कट ऑफ नीचे आएगी, बट एक चीज़ याद रखना, अगर पेपर का पैटर्न ईजी आता है तो कट ऑफ फिर ऊंची भी जा सकती है। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, पेपर के पैटर्न पर ही डिपेंड करती है सारी कट ऑफ। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए फिलहाल के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका रहेगा पैटर्न। दूसरी चीज़ ये रहेगा आपका, कह सकते हैं हिंदी का और इंग्लिश का आपका सिलेबस टॉपिक्स जो आपको पढ़ने। रीजनिंग आपको कंप्लीट कवर करना पड़ेगा, जिसमें आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड भी शामिल है। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का रहेगा यहाँ पर। ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। एटलीस्ट वीक में आपको कम से कम कितना भाई, कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट रोज लगाइए आप लोग, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रोज लगाइए आप लोग। जो भी दिन में पढ़ा है आपने, शाम को उसका टेस्ट लगा दीजिए। कहीं से भी कैसे भी प्रश्न मिल जाए आपके लिए, इजी टू मॉडरेट लेवल के, या हो सकता है थोड़े बहुत हार्ड लेवल के मिल जाए। ज्यादा हार्ड लेवल पे भागना मत। इजी टू मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप लोग लगाइए। वेरियस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर उसी टॉपिक के उठा लीजिए, ठीक है। उसी टॉपिक के आप, जैसे हिंदी है, हिंदी के क्वेश्चन जो टॉपिक दे रखे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में प्रश्न आए हो, उनको उठाओ प्रैक्टिस करो, उनको उठाओ प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से मैथमेटिक्स है, उसी तरीके से आपका कंप्यूटर है, उसी तरीके से आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग है। इस तरीके से आप लोग कवर कर पाओगे अच्छे से, और अपनी कमियों को, अपनी खामियों को पहचान भी पाओगे और उनमें सुधार भी कर पाओगे, ठीक है। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा लगाने हैं उतने ज्यादा लगाइए। अब आपको करना क्या है, अगर जो भी साथी हमारे इस बैच से नहीं जुड़े हैं, देखो भाई ये 199 रुपए का बैच है, कोई ज्यादा फीस तो है नहीं, आप सभी को पता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर, हालांकि ये 1 मंथ पहले ही स्टार्ट हो चुका है, इसके अंदर कह सकते हैं आधे से ज्यादा भी आपका कोर्स कवर अप कराया गया है और अभी भी क्लासेस चल रही हैं। और दूसरी चीज ये है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगी आपको, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपके रेडी हो रहे हैं। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे कहाँ, जो साथी जुड़े हुए हैं वो सुन लीजिए और देख लीजिए। अभी अपडेट नहीं हुए हैं यहाँ पर। जैसे ही आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अभी कह सकते हैं ये इन एग्जाम्स के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। बहुत जल्दी यहाँ पर आपको एक और मिलेगा सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन मिलेगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कौन सा वाला भाई मेरे, ये मिलेगा BSF HCM के लिए। यहाँ पर BSF HCM एंड ASI का एक और सेक्शन अब बहुत जल्दी यहाँ पर क्रिएट होने वाला है, और ये आपका पराक्रम बैच के तहत मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेंगे क्या, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। ये जो मॉक टेस्ट हैं आपको मिलेंगे इसी के अंतर्गत मिल जाएंगे। मतलब क्या है, ये जो रहेगा आपका पूरा कंप्लीट बैच है अपने आप में, जिसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, डाउट क्लासेस भी चल रही हैं आपकी, और एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका भी मिल रहा है। नोट्स भी आपको, क्लास नोट्स भी मिल रहे हैं आपको, साथ में ये मॉक टेस्ट वाला सेक्शन छूट रहा है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मोस्टली चांसेस है इस मंथ के लास्ट में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और हम तुरंत के तुरंत आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे विद सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज विशेष रूप से याद रखना। आपके मॉक टेस्ट रेडी हो रहे हैं, और जैसे ही रेडी हो जाएंगे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए। अभी 199 रुपए में ये ऑफर भी है। ऑफर नहीं, हमारा शुरू से ही रहा है, हालांकि कुछ समय के लिए था ये 499 का, लेकिन हमने इसको हटा दिया फिर वहां से। नहीं, जितने कैंडिडेट आने हैं आगे हैं, और इसके बाद 199 रुपए में जितने भी कैंडिडेट थे बहुत ज़्यादा ऐड हो गए हैं, ठीक है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है हम लोगों को, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपकी क्लासेस कोई भी मिस ना हो। एप्लीकेशन में आपकी क्लासेस चल रही हैं, कंप्यूटर की क्लास चलती है सुबह 9 साढ़े 9 बजे। उसके बाद आपकी 10 बजे चलेगी किसकी क्लास, 10 नहीं, हाँ 11 बजे चलेगी आपकी, सॉरी 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स क्लास लगेगी, लगी हुई है, आप चेक कर लेना एप्लीकेशन पे। और 12 बजे आपकी रीजनिंग चलेगी। स्टैटिक वाला सेक्शन जो कि क्लरिकल एप्टीट्यूड वाला है, मैं उसको बीच बीच में लाता रहता हूँ और लाऊंगा भी। और आपका बचा कौन सा, हिंदी वाली क्लासेस आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाएगी। हिंदी की क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस आपको कंप्लीट न्यू क्लासेस मिलेंगी, और ये क्लासेस आपकी 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। इंग्लिश का पूरा ज़्यादा सिलेबस नहीं है इंग्लिश का, लेकिन जितना भी सिलेबस है आपको लाइव मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो सिलेबस है आपका इंग्लिश का, ये लाइव मिलेगा आपको पूरा का पूरा कंप्लीट। तो इस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी को आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत भी हम भी कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, या कोई भी सुझाव है,
कुछ पूछना चाहते हो अपने इस भाई से पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको तुरंत और जल्दी उसको रिप्लाई करने का। ठीक है, मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।